हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आ जाइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखिए, अभी तक हम लोगों ने कुछ क्लासेस करी हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक तो काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। आ जाइए सब लोग। गुड इवनिंग। राजा बाबू जी, आपकी फर्स्ट क्लास है, राइट? आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं इस क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर फर्स्ट क्लास, राइट, मिस्टर चौहान? देखिए, चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें डेफिनेशन भी नहीं पता है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं कंप्यूटर को? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इतना तो सबको पता होगा। कंप्यूटर डेवलप किसने किया है? डिम्पल, आप बताइए, हु डेवलप द कंप्यूटर? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? एनीवन नोज हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? इट्स चार्ल्स बेबेज। नौकी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्पेलिंग आपकी मिस्टेक्स हैं, बट चार्ल्स बेबेज होता है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज, CHARLES, चार्ल्स बेबेज, BABBAGE, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। देखो, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी क्लासेस कर ली हैं, ठीक है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं MS ऑफिस के पार्ट, ठीक है। आज से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? MS ऑफिस। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? फंडामेंटल्स की कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है नॉट, रुको मैं भेजे दे रहा हूँ। दिस इज द राइट स्पेलिंग, ठीक है चौहान, दिस इज द राइट स्पेलिंग, चार्ल्स बेबेज। देखो, आपकी ये फर्स्ट क्लास है, इससे पहले हमारी काफ़ी क्लासेस हुई हैं, मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने PPTs डाली हुई हैं, इसी में ही आप देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आपको PPTs वगैरह मिल जाएंगी, वहाँ से आप उसको एक्सेस करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी जो चीज़ें क्वायरीज हों, जो भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे क्लास के बाद मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप ऑलरेडी ऐड हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे। आप मुझे वहाँ पे मैसेज कीजिए कि सर मेरी ये क्लास मिस रह गई है, या मुझे इस चीज़ को एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए, इस चीज़ को एक बार डिफाइन कर दीजिए, तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। और आप जो हैं टारगेट UPSC, कैन यू टेल मी योर नेम प्लीज? व्हाट इज योर नेम? I don't know your name. It's Target UPSC Uttar Pradesh. Please mention your name here. What is your name?
Send me your name in chat box. फिर हम लोग आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज है बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, so you can ask me. After that I will start the class. Any question, any queries before starting the class, you can send me the message in chat box, and after that we will discuss further about your question. Okay? No question, no queries. Can we start the class? Yes. Ask. What happened? What question you have? स्टार्ट करें? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हम लोग MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस का यूज क्यों होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम लोग MS ऑफिस में सीखेंगे MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। ठीक है, तीन चीजें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं MS वर्ड। MS ऑफिस का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है? MS ऑफिस का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेज कीजिए मुझे, MS ऑफिस का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वेरी गुड। ठीक है, MS ऑफिस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, अब MIR, व्हाट इज दिस? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, MS का फुल फॉर्म जो होता है माइक्रोसॉफ्ट होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है वो कौन है, किसी को पता है? हु इज द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? ओनर कौन है माइक्रोसॉफ्ट के, किसी को पता है? एनीवन नोज हु इज द ओनर ऑफ? नो। एनीवन एल्स हु नोज द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? ये तो काफी पॉपुलर पर्सन है, सबको पता होना चाहिए। किसी को नहीं पता? देखो माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर हैं वो हैं हमारे बिल गेट्स। कौन है? हु इज द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? बिल गेट्स, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। ये हमारे ओनर हैं माइक्रोसॉफ्ट के। क्लियर है? बिल गेट्स, सबने नाम सुना होगा। एक टाइम पे हमारे दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में ये आते थे। इस टाइम हमारे जो रिचेस्ट पर्सन है वो है जेफ बेजोस। तो बिल गेट्स का नाम सबने सुना है? इज दैट राइट? बिल गेट्स तो नाम सुना है कि नहीं सुना किसी ने? यू कैन अनम्यूट ऑल्सो if you are having problem to typing the message continue. You can unmute and you can answer. चलो ठीक है। सूरज, आपने भी क्लास ज्वाइन कर ली है? अभी तक हम लोगों ने देखिए कोई भी चीजें डिस्कस नहीं करी है, सिर्फ नॉर्मली चीजें भी हमने बताई हैं कि MS ऑफिस का जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें हम लोग तीन चीजें सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज क्यों होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है एक तरीके का वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं कि कहीं पे अगर हमें डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किसी को हमें रिटर्न में कुछ भी भेजना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? MS वर्ड का, जिसमें हम अपने रिज्यूमे क्रिएट करते हैं। अपने कोई भी नॉर्मल हमें स्टोरी राइट करनी है तो हम किस में राइट करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइट करेंगे। ठीक है, जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली बनाने होते हैं, स्टोरी लिखनी होती है, अपना रिज्यूमे बनाना होता है, ये नॉर्मल हम प्रैक्टिस जब करते हैं स्टार्टिंग में अपनी राइटिंग की, तो हम किस में करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। क्लियर है? फिर बात करते हैं एक्सेल की। एक्सेल का बेसिकली यूज होता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, उसमें मोस्टली जो काम होता है वो अकाउंटेंसी के लिए यूज होती है। ठीक है, अकाउंट के लिए हमारी यूज क्या होती है? टैली यूज होती है और एक्सेल यूज होती है। टैली तो अब आया है,
बट उससे पहले जो क्या यूज होता था, वो एक्सेल यूज होता था। कोई भी अकाउंट से रिलेटेड जो भी वर्क होता था सब हम उसी में ही करते थे, उसमें सारी कैलकुलेशन करते थे, उसमें फॉर्मूलेस इनबिल्ट होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं पहले से, उसको हम लगाकर यूज करते हैं एक्सेल में। शीट बनाना, वेरी गुड, ठीक है। वही शीट हम लोग किसकी बनाते हैं, जैसे मान लो कोई भी हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसकी अगर हमें मार्कशीट बनानी है तो उसमें भी एक तरीके से क्या है, कैलकुलेशन होती है। तो वो हम किस में बनाएंगे, MS एक्सेल में बनाएंगे, ना कि हम उसको वर्ड में बनाएंगे, क्योंकि वर्ड में बनाने में क्या होगा, हमें मैन्युअली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट एक्सेल में ऐसा नहीं है, उसमें हमने एक बार फार्मूला इन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हम उसी फार्मूले को एक बार यूज करके सारी शीट में लगा सकते हैं। क्लियर है। फिर बात करते हैं पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट का यूज क्या होता है, पता है पावर पॉइंट? देखो पावर पॉइंट का जो यूज होता है वो बेसिकली होता है प्रेजेंटेशन के लिए। जब हम अपनी कोई भी फाइल या किसी को हमें प्रेजेंट करना होता है, कोई भी चीज दिखाकर, तो हम क्या यूज करते हैं, पावर पॉइंट का। आप लोग, नॉट फोटो एडिटिंग, पावर पॉइंट का यूज फोटो एडिटिंग के लिए नहीं है, गलत आंसर। देखो पावर पॉइंट का जो यूज है, हमें अपना कभी भी प्रेजेंटेशन देना होता है। जैसे किसी ने बोला कि आप हमें अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन दीजिए, तो हम उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी कंपनी का नेम लिखा, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया, फोटोज लगाई, ठीक है, उसका कितना बजट है वो हमने डिस्क्राइब किया, इस समय कितनी ग्रोथ है, कब वो डाउन हुआ। तो इस तरीके से हर चीज हम किसमें लगाएंगे, पावर पॉइंट में हम लोग पूरी ग्रोथ दिखा सकते हैं, कौन से ईयर में कितनी ग्रोथ हुई, कौन से ईयर में हमारा डाउन गया। तो इस तरीके के पूरा प्रेजेंटेशन हम लोग क्रिएट करते हैं जो कि हम लोग दिखाते हैं। अब मैं जो डेली क्लासेस लेता हूँ, आप लोग देखते होंगे कि हमारी पीपीटी चलती है, ठीक है, जो पीपीटी है वही पावर पॉइंट है। क्या मैं क्या करता हूँ कि उसके थ्रू मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, अपने सारी चीजों को दिखाता हूँ कि ये चीजें हमारी अच्छी। अगर मैं हर चीज बोलता रहूंगा तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी, क्या पता आप कोई चीज नोट डाउन ना कर पाए, राइट, ठीक है, किसी का कुछ भी मिस हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो मैंने कोई डेफिनेशन बोली, इन केस वहाँ 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 7 तो लिख लेंगे प्रॉपरली जो भी मैंने बोला, बट उनमें से 3 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मिस कर जाएंगे कोई ना कोई पॉइंट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पावर पॉइंट के थ्रू हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, जो कि हम बोल के भी और उसको दिखा कर भी प्रेजेंट करते हैं दूसरों को, जिससे कि अगर कोई मिस कर रहा है, कोई बात मिस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसमें देख लेगा और उसके थ्रू उसको आंसर उसका मिल जाएगा। किसी को और कोई क्वेश्चन? हम स्टार्ट करें फिर वर्ड को। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। इन तीनों में जो चीज ना समझ आई है, जैसे पावर पॉइंट, MS एक्सेल या MS वर्ड, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, ये क्लियर है या नहीं क्लियर है, और किसका यूज क्यों होता है ये पता है कि नहीं पता है, बस मुझे इतना क्लियर कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, 2 से 3 महीने में पूरा MS ऑफिस और ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। 2 से 3 मंथ्स ही लगेंगे, उतने में हमारी क्लासेस सारी कवर हो चुकी होंगी। अब मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ कि आप लोग को काफ़ी चीज़ें आ चुकी होंगी, MS ऑफिस में काम करना आ गया होगा, MS एक्सेल में काम करना आ गया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे वॉलपेपर लगाते हैं, कैसे डेट एंड टाइम सेट करते हैं, और भी जो मेजर फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाइम नहीं ज़्यादा लेते हैं, मे बी ½ की क्लास होगी, क्योंकि हम, अच्छा ये बताइए कितने लोगों के पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है, इतना और मुझे बता दीजिए बस।
क्योंकि देखिए आज सिर्फ MS ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, MS वर्ड मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा, जो भी चीज़ें मैं शो कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। आपके पास नहीं है, आई हैव नो PC, ओके। सूरज, डू यू हैव लैपटॉप एंड PC? एंड डिम्पर, डू यू हैव? किसी के पास भी ना PC है ना ही डेस्कटॉप है, राइट। तो ये बताइए, मैं तो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, दिखा भी दूंगा कि कैसे होता है, बट बिना प्रैक्टिकल के आपको आएगा कैसे? आपको प्रैक्टिकल करना भी तो जरूरी है। ठीक है बेटा, आप खरीद लो। ठीक है, देखो क्लासेस थ्योरी पार्ट बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल के कंपैरिजन। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर जब भी पढ़ते हैं तो उसमें हमें थ्योरी उतनी मैटर नहीं करती है जितनी हमें प्रैक्टिकल मैटर करता है, ठीक है। तो सबके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप या कुछ भी आप एक बार अरेंज कर लीजिए जिससे कि आपको इजी रहे। या अगर नहीं भी है, आपके कोई कलीग्स में या आपके फ्रेंड के पास हो, तो वहां जाके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मोबाइल पर प्रैक्टिकल करेंगे। मोबाइल पर प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? देखो मोबाइल की चीजें बहुत अलग होती है। क्या आप मोबाइल में कीबोर्ड का यूज कर सकते हो, माउस का यूज कर सकते हो मोबाइल में? अगर मैं बोलूं कंट्रोल+V, कंट्रोल+V अगर मैं बोलूं, जो कि शॉर्टकट की है किसकी? पेस्ट की। कंट्रोल+C किसकी शॉर्टकट की है? कॉपी की। तो हम मोबाइल में उस चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। मोबाइल में क्या होता है कि हमने उसको सिलेक्ट किया, वहीं पे टच करके हमने उसको कॉपी कर लिया, वहीं पे टच करके उसको पेस्ट कर दिया, तो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन कि हम मोबाइल पर उसको प्रैक्टिकल कर लेंगे। अगर एग्जाम्स में आता है कॉपी पेस्ट करने की शॉर्टकट की, या अगर आपसे कभी कोई प्रैक्टिकल करवाता है कि इसको कॉपी पेस्ट करके दिखाइए, या इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, इसके फॉन्ट कैसे बड़े होंगे, तो हम मोबाइल में जैसे करते हैं और डेस्कटॉप या लैपटॉप में कैसे करते हैं, वो बहुत डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि सारे फंक्शंस अलग होते हैं, ठीक है। चलो, मोबाइल में कीबोर्ड लगा के, ब्लूटूथ वाला, है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, मैं टाइम नहीं लूंगा ज़्यादा। ठीक है, MS ऑफिस। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, जिसे हम लोग MS ऑफिस एक क्या है, सॉफ्टवेयर है दैट इज डिजाइन फॉर द एंट्री, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी मैंने बताया था कि MS ऑफिस का बेसिकली हम लोग और MS वर्ड का बेसिकली यूज क्यों करते हैं, कि हम उसमें हमने कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो साफ लिखा हुआ है, द सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर एंट्री, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। विंडोज वर्जन में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसको हम लोग MS वर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं? लेटर्स, मेमोरेंडम्स, फैक्सेस, मेल, मर्ज, रिपोर्ट्स, वन पेज फ्लायर्स और ईमेल, ये सारी चीजें इंक्लूड्स होती हैं,
जो हम कभी भी किसी को भेजने के काम आती है। जैसे हमें फैक्स अगर करना है तो वो किस में निकलेगा, MS वर्ड के ही फॉर्मेट में निकलेगा, ठीक है। लेटर्स जिसमें हम अपने राइटिंग करते हैं। मेल मर्ज क्या होता है, ये जब ईमेल की क्लास होगी आगे, ठीक है, तो मैं बताऊंगा। रिपोर्ट्स पता है, अगर हमें अपनी कोई भी रिपोर्ट्स अगर जनरेट करनी है, ईमेल सबको पता है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए और कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन करते जाइएगा प्लीज। देखो आज की जो क्लास हो रही है इसको कहीं ना कहीं नोटबुक्स में प्लीज कहीं ना कहीं लिखते जाइएगा कुछ कुछ चीजें, क्योंकि मैं एंड ऑफ द क्लास, मतलब इस क्लास के एंड में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से, तो सबको पता होने चाहिए वो आंसर्स, ठीक है। इतना क्लियर है। मैं जितनी भी चीजें आज की क्लास में पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें, सारी तो नहीं बट आप अपने माइंड में कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एंड में पूछूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि किसने सही से क्लास करी है और किसने नहीं करी है, उससे पता चल जाएगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन फॉर एंट्रीज, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसका जो वर्जन है, विंडोज का जो वर्जन है उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम लोग MS वर्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नो द पार्ट्स ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। देखो इस तरीके की स्क्रीन आती है हमारी जब भी हम अपना डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं बेसिकली, तो वो हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या कहाँ पर होता है। अब एक होता है टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, टूल बार एंड बटन्स, रोलर एंड टैब, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार एंड न्यू टास्क पेन। इतनी कुछ चीजें होती हैं जो हमारे पार्ट्स होते हैं MS वर्ड्स के। अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट नेम ऑफ एनी 4 पार्ट्स ऑफ MS वर्ड, तो आप इनमें से कोई भी पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि MS वर्ड एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो वो इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होगा, उसमें हमें टाइम लगेगा। तो हम धीमे धीमे क्लास लेंगे, कुछ कुछ ही पॉइंट डेली क्लियर करेंगे और उसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन भी करते जाइएगा जो आपको क्लियर होता जाए। इतना क्लियर है कि MS वर्ड के कुछ जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार एंड बटन्स, रोलर एंड टेक्स्ट एरिया, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार एंड न्यू टास्क पेन। अब देखो यहाँ पे हमने सब लिखा हुआ है कि टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होते हैं, टूल बार कहाँ होता है, स्क्रॉल बार कहाँ होता है, टेक्स्ट एरिया किसको कहते हैं और स्टेटस बार कहाँ होता है। एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से। देखो टाइटल बार सबसे ऊपर जहाँ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स 1, दैट इज कॉल्ड टाइटल बार। देखो टाइटल बार से हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए, टाइटल क्या होता है, हमारा नेम या डॉक्यूमेंट का नेम। अब हमारा जिस तरीके से नेम है विशाल, आपका नाम है सूरज, किसी का नाम आशिक, तो वो क्या है, आपका टाइटल है। इसी तरीके से हर डॉक्यूमेंट का क्या होता है, एक टाइटल होता है जो उसका नाम होता है। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट अपना क्रिएट करते हैं तो आप उसका कोई ना कोई नेम देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट, तो आप बता सकते हैं कि माई डॉक्यूमेंट्स टाइटल इज, जो भी आपने लिखा होगा, ठीक है। आप बता सकते हो कि ये देखो ये है मेरा टाइटल, ये लिखा हुआ है सामने। अब इस डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो क्या है, डॉक्यूमेंट 1।
तो टाइटल बार हमें कहाँ शो करता है? सबसे ऊपर हमें शो करता है। फिर आता है मेन्यू बार। मेन्यू से भी क्लियर है, हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर हम रेस्टोरेंट गए हैं, ठीक है, या हम किसी भी उसमें जाते हैं, क्या कहते हैं, स्कूल में, तो हम उससे उनसे क्या मांगते हैं? ब्रोशर्स मांगते हैं। रेस्टोरेंट जाते हैं तो उसका मेन्यू मांगते हैं। वो क्यों मांगते हैं? कि उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग मांगते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे। तो इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेब का भी मेन्यू होता है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि इसमें होम है, फाइल है, इंसर्ट है, डिज़ाइन, लेआउट, ये सारे क्या है? मेन्यूज़ हैं कि हम इस पे काम करते हैं, ये चीज़ें अवेलेबल हैं इसमें, और इसके थ्रू हम लोग अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये जितने भी ऊपर लिख के आ रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे क्या हैं? मेन्यू बार्स में आते हैं। क्लियर है? फिर आता है टूल बार। टूल बार क्या हो गया? टूल बार से क्लियर, टूल के नेम से क्लियर होना चाहिए। टूल्स क्या होते हैं? जिससे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ये जो भी पूरा पेन आपको पेन मीन्स PANE, पेन, जो भी आपको पूरा शो कर रहा है इतना बड़ा, जहाँ से पेस्ट से लेके जहाँ टूल बार लिखा हुआ है, ये पूरा एरिया किस में आता है? ये पूरा का पूरा एरिया टूल बार में आता है, जहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं? वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका कलर चेंज, उसके फॉन्ट्स को चेंज, ठीक है, उसका फॉन्ट के स्टाइल को चेंज, ठीक है, उसको अलाइनमेंट करना, उसमें बुलेट्स लगाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हमें मिलती हैं? टूल बार में मिलती हैं। क्लियर है? फिर टेक्स्ट एरिया क्या हो गया? जो ये पूरा व्हाइट स्क्रीन हमें नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे हम अपने वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। फिर आगे स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमें क्या शो करता है? कि हमने कितने वर्ड्स लिख लिए, ठीक है, कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ शो करती हैं? स्टेटस बार में। देखिए आप लोग नीचे देख सकते हैं, पेज 1 of 1 and 0 वर्ड्स लिखा हुआ है। तो ये क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट का स्टेटस है कि उसमें कितने वर्ड्स लिखे गए हैं और कितने पेज का ये डॉक्यूमेंट अब तक का क्रिएट हो चुका है। फिर आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है? कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं तो क्या होता है, कभी कभी वो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे बहुत ज़्यादा हम लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है, लेफ्ट साइड की कुछ चीज़ें छुप जाती है। तो हम क्या करते हैं? स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। स्क्रॉल बार से हम क्या करते हैं, अगर हम राइट पे ज़्यादा चले गए हैं तो हम स्क्रॉल करके वापस से दोबारा लेफ्ट में आ जाएंगे, तो हम फिर से पहली वाली लाइन पढ़ सकेंगे। देखिए ये होता है स्क्रॉल बार। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, कुछ ना समझ में आए तो मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, जो चीज़ ना समझ में आई हो। पहले एक बार इसको देख लीजिए कि कहाँ टाइटल बार, कहाँ मेन्यू बार, कहाँ टूल बार, टेक्स्ट एरिया कौन सा होता है, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, ये सब कहाँ होते हैं, और अपनी डेफिनेशन में आप क्या इसको लिख सकते हैं या आप इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी डेफिनेशन क्या होगी, अलग होगी बताने का तरीका। अगर वहीं कोई दूसरा टीचर बताएगा तो उसको दूसरी तरीके से डिस्क्राइब करेगा। इसी तरीके से आपकी खुद की लैंग्वेज में भी हर चीज का आंसर होना चाहिए। जरूरी नहीं है जो आपको टीचर पढ़ाए उसी लैंग्वेज में ही आप उसको याद करें, उसी लैंग्वेज में ही आप उसको समझें। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से भी इसको बोला जा सकता है या इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी करके देखिए और अपने टीचर से पूछिए कि सर क्या ये सही है या गलत है। अगर उसमें कुछ गलत होगा तो वो टीचर आपको बता देगा कि नहीं बेटा ये गलत है और ये सही है, ठीक है, या उसका दूसरा तरीका आपको बताएगा। बट अपने भी एक ओपिनियन जरूर रखिए हर चीज का। रह गया मोबाइल।
पेज बॉर्डर। मेरी आवाज क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है ये बताइए। एंड सूरज प्लीज म्यूट। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जो डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन हमारी चल रही है, वो शो कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी तक हमने जो 2-3 पैराग्राफ्स अभी हमने जो भी पीपीटी चलाई हैं, जिसमें हमने अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को बताया कि क्या होता है, ठीक है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कहाँ कौन सा पार्ट होता है। इतना क्लियर है? पहले ये बताइए मुझे। इतना क्लियर है? जितना भी अभी तक का मैंने पढ़ाया, जितना अभी तक का दिखाया कि टूल बार कहाँ होता है, स्क्रॉल बार कहाँ होता है, स्टेटस बार कहाँ होता है, टेक्स्ट एरिया कौन सा होता है, मेन्यू बार कौन सा है और टाइटल बार कौन सा है। सिर्फ आपको ही, सिर्फ डिम्पल जी को ही क्लियर हो रहा है और किसी को क्लियर नहीं है क्या? और किसी को क्लियर नहीं हो रहा है क्या? राजा बाबू एंड सूरज, आप बताइए। अभी तक का जितना हमने पढ़ा है उतना क्लियर है या नहीं क्लियर है? थोड़ा सा। अभी तो हमने 3 ही चीजें बताई हैं, क्या चीज आपको क्लियर नहीं है बताइए। क्या चीज अभी तक का क्लियर नहीं है? देखो, वर्ड का बेसिकली यूज क्यों है? हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकें, ठीक है, उस पर कुछ लिख सकें, उसमें फोटो लगा सकें, ठीक है। इसलिए हम लोग अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, जिसमें हम लोग जिसको एक तरह से रिज्यूमे अगर हमें किसी को भेजना है तो हम किस में बनाएंगे, वो हम लोग बनाएंगे वर्ड पे बनाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, उसके कुछ पार्ट्स थे, जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, टास्क बार, ठीक है, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, ये सारे क्या है, एक तरीके से पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने उस चीज को शो किया कि कहाँ पे क्या चीज हमें मिलती है, कहाँ पे टास्क बार होता है, कहाँ पे हमारा टेक्स्ट एरिया होता है, कहाँ हमारा स्क्रॉल बार होता है, कहाँ मेन्यू बार होता है। बस मैंने इतना ही बताया अभी, और कुछ तो मैंने बताया नहीं है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हमारा क्लियर था। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं व्यूइंग डॉक्यूमेंट्स। देखो, 2 तरीके के होते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट्स कैन बी व्यूड इन डिफरेंट लेआउट, ठीक है। पहला लेआउट कौन सा हो गया हमारा, प्रिंट लेआउट, और दूसरा एक नॉर्मल, ठीक है। जब प्रिंट लेआउट होता है वो हमें कैसे शो करता है, आप देख सकते हैं राइट साइड में। जब भी हम प्रिंट करते हैं तो वो क्या कहते हैं, सिंगल पेज में इस तरीके से शो करेगा जहां पे हमारे पूरे वर्ड्स लिखे होंगे। ये हमारा होता है प्रिंट लेआउट, ठीक है। फिर जो हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल जो लेआउट मिलता है हमारा, वो कैसा होता है, वो इस तरीके का होता है, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स कैन बी व्यूड इन डिफरेंट लेआउट, प्रिंट लेआउट और नॉर्मल लेआउट। डॉक्यूमेंट्स कैन बी स्विच्ड बैक एंड forth between views depending on the user's preference। देखो, मतलब ये कि यूजर उसको देखना कैसे चाहता है, ठीक है। अगर हमने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट पूरा क्रिएट कर लिया है, ठीक है, पूरा हमने लिख लिया, वो कैसा लिखा हुआ है, किस तरीके से वो शो कर रहा है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, प्रिंट लेआउट में जाके पता चलेगा। जैसे हम प्रिंट Ctrl+P करेंगे या हम Alt+F2 दबाएंगे
तो हमें क्या नजर आ जाएगा, प्रिंट लेआउट नजर आ जाएगा, Alt प्लस F2। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, Alt ALT प्लस F2। ये होती है शॉर्टकट की कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट व्यू में देख सकते हैं, Alt प्लस F2। जैसे हम वो प्रेस करेंगे तुरंत ही हम अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से शो कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, हमने लिख तो सब लिया होता है बट वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे या उसके स्पेसेस में अंतर या उसके फॉर्मेट में अंतर कहीं ना कहीं होता है। तो जैसे हम प्रिंट व्यू में जाएंगे तो हमें उससे पता चल जाए कि हमारा डॉक्यूमेंट्स कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या कहीं कोई मिस्टेक्स हैं, या कहीं लाइंस में ऊपर नीचे है, या राइट में कुछ ज्यादा चीजें चली गई हैं या लेफ्ट में कुछ चीजें ज्यादा चली गई हैं। ये सारी चीजें हम प्रिंट लेआउट में जाके आसानी से देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को कि जो भी चीजें हमने लिखी वो कैसे शो कर रही हैं। नेक्स्ट आते हैं व्यूइंग डॉक्यूमेंट्स। MS Word documents can be viewed in layouts that allows special functions। ठीक है, पहला हो गया वेब पेज। Looks much like normal view but is saved in different formats। HTML फाइल, देखो जो वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस जो होते हैं वो हमारी कौन सी फाइल होती है, HTML फाइल्स होती हैं। ठीक है, वो हमारी नॉर्मल वर्ड की फाइल नहीं होती है। वो कौन सी फाइल होती है, HTML फाइल होती है। HTML फाइल अलग होती है। ठीक है, ये एक तरीके का क्या है हमारा, जब भी हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं ये सॉफ्टवेयर का वेब पेज बनाते हैं तो हम HTML का यूज करते हैं। उसकी लैंग्वेज अलग होती है, उसमें कोडिंग्स होती हैं, ठीक है, जो हमें वहां पे लिखनी पड़ती हैं। तो HTML की फाइल, HTML का जो भी पेज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। HTML से जो भी चीजें क्रिएट करी जाती हैं और जो फाइल्स बनती हैं उसको बोलते हैं वेब पेज। फिर आता है आउटलाइन। Looks much like normal view but includes various level indicating, ठीक है, इंडेंशंस एंड टैब्स। आउटलाइन क्या हो गई, ये भी एक तरीके का नॉर्मल व्यू होता है बट वो क्या करता है, अलग अलग टैब्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये आगे मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे आउटलाइन का हम यूज करते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं। ठीक है, वेब पेजेस क्या होते हैं, जो HTML की फाइल्स बनती हैं उसको बोलते हैं हम लोग वेब पेज। आउटलाइन क्या होता है, वो भी एक तरीके की नॉर्मल व्यू होता है बट वो डिफरेंट डिफरेंट टैब में यूज करी जाती हैं। मतलब एक डॉक्यूमेंट से कई सारे टैब हो सकते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग टैब में अलग अलग चीजें राइट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेविंग डॉक्यूमेंट। ऑलवेज सेव इन फैमिलियर लोकेशन मीन्स, अब हम डॉक्यूमेंट्स को सेव कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें हम ये बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को सेव कैसे किया जाता है। देखो पहली लाइन लिखी हुई है, ऑलवेज सेव इन अ फैमिलियर लोकेशन, मतलब हमें अपनी फाइल को हमेशा कहाँ सेव करनी चाहिए, ऐसी लोकेशन में जहां हमको पता हो कि ये हमारी लोकेशन है। जैसे क्या होता है, कुछ लोग तुरंत ही सेव एज में जाते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं और ओके हो जाता है बट उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने सेव कहाँ किया है, बाद में ढूंढते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी हम सेव करेंगे डॉक्यूमेंट्स को तो ऊपर उसका लिखा रहता है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स कहाँ सेव हो रहा है, कौन सी ड्राइव में सेव हो रहा है, कौन से फोल्डर में सेव हो रहा है, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। तो हम सेव करने से पहले हमें पहले लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने सेव एज किया और देन ओके कर दिया। पहले हमें लोकेशन से सिलेक्ट करनी चाहिए कि कौन सी लोकेशन में सेव करना है, देन आप उस डॉक्यूमेंट्स को सेव करिए। क्रिएट अ फोल्डर फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, पहले क्या करो, फोल्डर बना लो हर तरीके की डॉक्यूमेंट्स का। देखो अगर हमें ऑडियो की फाइल सेव करनी है तो ऑडियो का एक फोल्डर होना चाहिए, वीडियो अगर हमें सेव करना है कहीं तो वीडियो का फोल्डर अलग बनाइए, टेक्स्ट का अगर हमें सेव करना है कोई डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट का अलग बनाइए, इमेजेस अगर सेव करनी है तो इमेजेस के लिए अलग बनाइए। हर चीज का फोल्डर एक अलग बनाओगे तो उससे आपको इजी रहेगा कि हमारा जो भी फाइल है वो कहाँ पर सेव है।
अगर आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को, वीडियोस को, ऑडियोज को और इमेजेस को सबको एक ही जगह रख देंगे तो आपको ढूंढने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। तो वो ना हो तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग हर चीज का फोल्डर बनाते हैं और हर पर्टिकुलर चीज को उसी फोल्डर में सेव करते हैं जहां पे उसकी जरूरत होती है। अगर वीडियो का कोई फोल्डर है तो हम वीडियो में वीडियो को ही सिर्फ सेव करेंगे, उसमें ऑडियो या इमेजेस या हम अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको सेव नहीं करेंगे। इस तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट आता है बी श्योर टू नेम योर फाइल एप्रोप्रिएटली। अब हमें ये भी क्लियर होना चाहिए, ये भी श्योर होना चाहिए कि हमारी जो फाइल का नेम है वो बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। अब इन केस समझ लीजिए कि हमने फाइल बनाई है किसकी, इन केस आप समझ लीजिए कि हमने अपना रिज्यूमे बनाया या हमने क्या किया, हमने अपना नॉर्मल एक अपने प्रेजेंटेशन के लिए अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन बनाया। तो इंट्रोडक्शन तो हमने अपना उसमें लिख लिया उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, बट हमने क्या किया, कुछ भी नाम दे दिया, ABCD लिख दिया और उसको सेव कर दिया। तो ये चीज गलत है। या हमने उसमें सिर्फ अपना नाम लिख दिया कि विशाल एंड देन सेव, तो ये भी चीज गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए बेसिकली, अगर हमने अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाया है उसके अंदर जो मैटर लिखा है उसी से ही, उसी की रिगार्डिंग, उसी से ही रिलेटेड जो भी हमारा फाइल नेम होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने इंट्रोडक्शन लिखा किसी फाइल में तो हमारा जो फाइल का नेम होगा वो क्या होगा, हम अपना नेम लिख सकते हैं कि विशाल एंड देन इंट्रोडक्शन, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये इंट्रोडक्शन की फाइल है। हमने अगर उसमें रिज्यूमे बनाया तो हम लिख सकते हैं सूरज रिज्यूमे, तो उससे हमें पता चल जाएगा ये हमारा रिज्यूमे है, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से इमेजेस होती हैं। अगर इन केस अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की हमारे पास इमेज आई है या आपकी किसी फ्रेंड की इमेज है तो हम क्या करते हैं, उस इमेज का रीनेम करते हैं कि ये मेरे फ्रेंड की इमेज है। अगर हम जब भी इसको सर्च करेंगे कहीं ढूंढेंगे तो हमें आसानी से वो इमेज मिल जाएगी। तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी हम फाइल सेव करते हैं या कोई इमेज सेव करते हैं या वीडियो सेव करते हैं तो उसका नेम बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई भी इसमें हमें फिर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आती है। MS Word will add a file extension to the name, ठीक है। MS Word क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो क्या करता है, एक्सटेंशन सेव कर देता है। फिर फाइल नेम्स आर फॉलोड बाय अ पीरियड एंड 3 लेटर एक्सटेंशन। जो MS Word का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉट डॉक। देखिए लिखा हुआ है MS Word इक्वल्स टू डॉट डॉक, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ MS Word। जो हमारी फाइल सेव होती है वो किस फॉर्मेट में सेव होती है, हमारी डॉट डॉक में। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे MS Word का एक्सटेंशन क्या है, वो जो हमारी फाइल होती है वो किस फॉर्मेट में सेव होती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS Word, तो हमें तुरंत हमें पता होना चाहिए कि डॉट डॉक इज द एक्सटेंशन ऑफ MS Word। डॉक में डॉक जो लिखा हुआ DOC, इसका मीन्स होता है डॉक्यूमेंट। फिर बात करते हैं सेव एज वर्सेस सेव, ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं, या तो हम सेव एज करते हैं कोई फाइल या सेव करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। जब भी हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। सेव अ न्यू डॉक्यूमेंट्स विद सेव एज। कभी भी कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट होगा तो वो कैसे सेव होएगा, सेव एज करेंगे। बट अगर कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, मीन्स पहले से ही वो फाइल बनी हुई है बट हमने उसमें क्या किया है, अपडेट किया है कोई भी चीज। इन केस हमारा इंट्रोडक्शन की कोई फाइल बनी हुई है, ठीक है, हमने उसको पूरा लिख लिया था, बाद में हमने क्या किया कि यार हमें 2 चीजें और इसमें ऐड करनी है, तो हमने उस 2 चीज को ऐड जैसे ही किया तो हम बाद में उसको सेव एज नहीं करेंगे, उसको हम सिर्फ नॉर्मली सेव करके भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं सेव एज एंड सेव में। जब भी कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, सेव एज करेंगे, और जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ही अपडेट करेंगे तो क्या करेंगे, सेव करेंगे। एंड ऑलवेज बी श्योर टू मेक अ बैकअप कॉपी। और हाँ ये जरूरी है कि हमेशा आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी बैकअप कॉपी जरूर बना के रखिए। इन केस कि आपकी फाइल डिलीट हो गई
तो क्या हो, क्या आपके पास एक और बैकअप कॉपी उसकी होगी, तो उससे हमें दिक्कत नहीं होगी। तो जब भी फाइल बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए उसका एक्सटेंशन क्या है, उसका नाम क्या है, कौन सी लोकेशन में सेव है, ठीक है, और उसकी कॉपी हमारे पास होनी चाहिए, जिससे कि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। इतना क्लियर है? सर प्लीज रिपीट शॉर्टकट की। ऑल्ट प्लस F2 लिखा हुआ है। ऑल्ट प्लस F2। इतना क्लियर है जितना अभी तक का हम लोगों ने पढ़ा? एनी डाउट्स इतनी क्लास में अभी तक का? किसी को कोई डाउट्स है अभी तक का इतनी क्लास में? कोई मैसेज कीजिए। कोई भी डाउट्स है, कुछ छूट रहा हो या कुछ समझ में ना आया हो तो उसको कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकूं। नो। डिम्पल, आपको कोई क्वेरीज? नो। तो इतना क्लियर है अभी तक का कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेव एंड सेव एज क्या है? देखो, सेव एज एंड सेव क्या है, देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब भी हम अपनी कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, हमने अपना कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाया, इनकेस जब हम न्यू न्यू अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं कि हम MS ऑफिस में गए, MS वर्ड को ओपन किया, हमने उसमें कोई भी अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, लिखा है माय नेम इज राज बाबू चौहान, ठीक है। जब हम उसको सेव करेंगे, ठीक है, तो हम उसको नॉर्मली सेव करके नहीं सेव करते हैं, हम उसको कैसे सेव करते हैं? सेव एज, क्योंकि वो हमारा एक तरीके से न्यू डॉक्यूमेंट होता है। जब हम सेव एज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर उसको सेव करना है, ठीक है। उस फाइल का नेम दे सकते हैं उसी टाइम पे कि उस फाइल का नेम क्या रखना है, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है कि जब भी हम अपने न्यू डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो हमें कहाँ पे सेव करना है और उस फाइल का नेम क्या है। इन केस क्या होता है, जब हम सेव भी अगर करेंगे नॉर्मली सेव, तो वो सेव नहीं होगा। क्या करेगा वो? नॉर्मली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2 इस तरीके से नाम दे देगा और आपको बाद में उसको ढूंढने में डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए हम जब भी अपना नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, हम सेव एज करते हैं, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स का नेम दे सकें, ठीक है, और उसकी लोकेशन दे सकें कि कहाँ पर सेव है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम उसको अपना ओपन करना चाहेंगे तो हमें पता होगा कि हमारी जो फाइल है वो इस वाले फोल्डर में या इस ड्राइव में सेव है और इस नेम से सेव है, तो हम उसको आसानी से उसको गेट कर सकते हैं और उसको फिर से रिनेम या उसमें कुछ भी अपडेट करना है वो कर सकते हैं। इतना क्लियर है? अभी भी कोई क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़े, है ना, आगे क्लास करते हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं और वहीं पे आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्या चीज है, ठीक है, तो मैं उसका वहीं पे आपको आंसर दे दूंगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपनी PPT रन कर होते हैं तो दैट टाइम आई कैन सी द मैसेजेस, तो इसलिए मुझे बार बार क्या करना पड़ता है, बैक करना पड़ता है कि मैं आपके मैसेजेस को या आपकी जो क्वायरीज हैं उसको एक बार फिर से रिजॉल्व कर सकूं। तो अगर कोई क्वेश्चन हो ड्यूरिंग व्हेन आई वाज, जब मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ, जब मैं अपनी PPT चला रहा हूँ, उस समय कुछ छूट रहा है या आप कुछ लिखना भूल गए हैं या कुछ पॉइंट नहीं समझ में, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, फिर आते हैं एडिटिंग फीचर्स इंक्लूड्स। अब इसमें कुछ फीचर्स इंक्लूड होते हैं,
MS Word is equipped with many features that allows a user to easily edit, means modify a documents. ठीक है, MS Word में कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को आसानी से मॉडिफाई या उसको एडिट कर सकते हैं। उसी को हम लोग मॉडिफाई बोलते हैं, एडिट को ही। कैसे कर सकते हैं? कट पेस्ट करके, ठीक है, कॉपी करके, इंसर्ट करके, ठीक है, डिलीट जो होता है वो कर सकते हैं, बैक स्पेस, क्योंकि देखो दो चीजें होती हैं, डिलीट और बैक स्पेस। आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर किस लैपटॉप में और कीबोर्ड्स में दो कीज दी होती हैं, डिलीट और बैक स्पेस। दोनों में अंतर क्या होता है? देखो दोनों में सिंपल अंतर ये होता है, जब भी हम डिलीट करते हैं तो वो क्या करता है, अपनी राइट साइड की चीजों को डिलीट करता है। ठीक है, अगर हमारा डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ PASTE और हमारा कर्सर है A और S के बीच में, ठीक है, और अगर हमने डिलीट बटन प्रेस किया है तो हमारा क्या डिलीट होगा, A डिलीट होगा या S डिलीट होगा? तो हमारा डिलीट होगा S, क्योंकि वो क्या करता है, राइट साइड की जो चीजें होती हैं उसको डिलीट करता है। और वहीं अगर बैक स्पेस का हम यूज करेंगे तो PASTE जहां लिखा हुआ है, अगर A और S के बीच में कर्सर है तो वहां पे वो क्या डिलीट करेगा, A डिलीट करेगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड की चीजों को डिलीट करता है। तो ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए कि डिलीट का यूज कैसे करते हैं और बैक स्पेस का यूज कैसे करते हैं। फिर आता है टाइप ओवर और ओवरराइट, मतलब उसी पे ही हम क्या करें, ओवरराइट कर दें, उसको डिलीट करके उसको कुछ अलग चीज लिख दें। सर्च एंड फाइंड एंड रिप्लेस, इस तरीके से कुछ फीचर्स दिए होते हैं हर डॉक्यूमेंट के जिसको हम लोग यूज करते हैं। और देखो साइड में शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं, उसको आप कहीं नोट कर लीजिए। Ctrl+S, Ctrl+X means cut, Ctrl+V means paste, Ctrl+C copy and F means find। ये कुछ शॉर्टकट कीज दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? ये कुछ फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखो शॉर्टकट की हम लोग बेसिकली क्यों यूज करते हैं, जिससे कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी बना सकें, इसलिए हम लोग बेसिकली शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बिफोर प्रिंटिंग अ फाइनल ड्राफ्ट बी श्योर टू प्रूफ रीड। देखो जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करें, ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसकी प्रूफ रीडिंग कर लेनी चाहिए कि कुछ गलत तो नहीं है। ठीक है, रीड ओवर द डॉक्यूमेंट्स अगेन, मतलब दोबारा से उस डॉक्यूमेंट्स को एक बार रीड कर लें। आस्क द नेबर टू प्रूफ रीड, मतलब अपना जो भी आपका साथी है, आपका जो भी कलीग है आपके साथ, उसको एक बार आप उसको पढ़वा दीजिए। क्यों? अगर आप इनकेस दूसरे का डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, ठीक है, आपका फ्रेंड है, उसने बोला ये चीजें लिख दो, आपने क्या किया, उसको तुरंत ही टाइप कर दिया और तुरंत ही आपने उसको प्रिंट कर दिया, और इनकेस वहां पे कुछ गलती हो गई होगी या कुछ छूट गया होगा, तो आपका फ्रेंड या आपका जो भी कलीग होगा या अदर पर्सन जो होगा वो क्या करेगा, आपकी मिस्टेक्स निकालेगा कि आपने गलती करी। ठीक है, बट अगर उसने भी कोई चीज बताना भूल गया है तो भी गलती किसकी होगी, आपकी होगी। तो इसलिए क्या करो, हमेशा जब भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करो तो उसको दोबारा से एक बार रीड कर लो खुद से, और दोबारा जिसका डॉक्यूमेंट है उसको भी पढ़वा दो, जिससे कि उसको भी कोई दिक्कत ना हो कि हाँ ये सही है या गलत है। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे इस चीज को अलग तरीके से शो करना है, ठीक है, इस लेटर को अलग तरीके से लिखना है, या कोई चीज छूट रही है, तो वो चीज को बता सकेगा।
यूज द स्पेलिंग ग्रामर चेक, ठीक है, और स्पेलिंग्स और ग्रामर को चेक कर लीजिए जब भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करें कि आपकी कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक्स तो नहीं है, ठीक है। और आफ्टर प्रूफ रीडिंग उसको दोबारा से सेव कर लीजिए, मीन्स रीसेव एंड प्रिंट, उसके बाद आप उसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं, तो ये आसानी रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं करेक्टर फॉर्मेटिंग। अब देखो कुछ यहाँ पे हम लोग फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है फॉन्ट, अ ग्रुप ऑफ करेक्टर दैट हैव अ सिमिलर अपीयरेंस। देखो फॉन्ट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ करेक्टर है जो बिल्कुल क्या करता है, सिमिलर ही अपीयरेंस देता है, मतलब देखने में बिल्कुल सेम ही होता है, ठीक है। फॉन्ट एट्रीब्यूट्स, एडिशन दैट एनहेंस योर फॉन्ट फॉर emphasis, font size, the size of character, typeface, a set of character with a common style and design। देखो नाम से ही क्लियर होनी चाहिए ये सारी चीजें, फॉन्ट क्या है कि हमारे जो भी वर्ड्स हैं वो कैसे लिखे हुए हैं, उसका अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। फॉन्ट एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, एडिशन दैट एनहांस योर फॉन्ट एंड एम्फेसिस, फॉन्ट साइज क्लियर है कि साइज ऑफ कैरेक्टर, एंड टाइपफेस जो कॉमन स्टाइल एंड डिजाइन, मतलब फॉन्ट टाइपफेस क्या होता है, जब भी हम ना कोई भी फॉन्ट लिखते हैं तो उसकी अलग अलग डिजाइन या अलग अलग फेसेस आती है ना, अलग अलग डिजाइन में हमारे फॉन्ट्स होते हैं, तो आते हैं टाइप फेस में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बोल्ड या बोल्ड फेस, अ फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट मेक सिलेक्ट वर्ड्स प्रिंट डार्कर देन नॉर्मल। मतलब देखो दो तरीके की हमारी फॉर्मेटिंग होती है, एक नॉर्मल, देखो कहीं अगर मैं दिखाता हूँ, ये देखो आप इस डॉक्यूमेंट्स को देख रहे होंगे, तो जहां 3 डॉट्स हैं, जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए, रीड ओवर द डॉक्यूमेंट्स अगेन, आस्क अ नेबर टू प्रूफ रीड, और उसके ऊपर लिखा हुआ बिफोर प्रिंटिंग अ फाइनल ड्राफ्ट बी श्योर टू प्रूफ रीड। दोनों में डिफरेंस क्या है पता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जो हेडिंग है बिफोर प्रिंटिंग अ फाइनल ड्राफ्ट ये डार्क लिखा हुआ है, और जो हमारे 3 पॉइंट्स है वो नॉर्मल लिखे हुए हैं। तो ये किसके थ्रू होते हैं, ये बोर्ड का यूज करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कि हमें मेन जो हाईलाइट करना है वो हमने बोल्ड कर दी, और जो उसके पॉइंट्स है वो हमने क्या कर दिए, नॉर्मल हमने उसको शो कर दिए। तो इसलिए बोल्ड का यूज करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को डार्क दिखाने के लिए। फिर बात करते हैं इटैलिक, कैरेक्टर आर इवेंटली स्लैंटेड टॉवर्ड द राइट। ये क्या कहते हैं, हल्का सा राइट साइड में क्या करता है, स्लैंट कर देता है अपने डॉक्यूमेंट, अपने कैरेक्टर को। फिर आता है सबस्क्रिप्ट, टेक्स्ट दैट हैज बीन लोवर्ड वर्टिकली, ठीक है। ये कहता है हल्का सा वर्टिकली उसको क्रिएट करता है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, टेक्स्ट दैट हैज बीन रेज्ड वर्टिकली। अभी देखो आपने राजा बाबू चौहान जी, आपने भी क्या बोला था कि हम प्रैक्टिकल मोबाइल में कर लेंगे। अब आप ये बताइए, ये बोल्ड, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इन सब का यूज क्या आप मोबाइल में कर सकते हैं? वैसे तो कर सकते हैं, बट बेसिकली अगर हम कीबोर्ड के थ्रू करेंगे या हम लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जाके करेंगे तो वो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी सारी चीजें अगर कंप्यूटर में अगर हम प्रैक्टिकल करें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इन केस अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं या हम अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें कैसे होती हैं। नेक्स्ट आता है अंडरलाइन, अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज प्लेस्ड बीनीथ कैरेक्टर, मींस एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता है हमारे कैरेक्टर के नीचे, ठीक है। Do not underline for emphasis since you can do this with bold, italic, color and font size. Reserve underlining for hot links as an underline in modern computer uses implies a link, web link or other file link। देखो अब इसमें ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि हम अंडरलाइन कहाँ कहाँ ना करें। अगर हमारा वर्ड बोर्ड में लिखा हुआ है, इटैलिक में लिखा हुआ है, कलर में या फॉन्ट हमारे अलग अलग तरीके से, तो वहां पे हम इसको अंडरलाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर
डिपेंड करता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को शो करना कैसे चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें आपके ऊपर है कि हम जब भी अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वो कैसा शो कर रहा है, कैसा हमें उसको दिखाना है, ठीक है, वो भी आप पे ही डिपेंड करता है। तो अंडरलाइन आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि हम इसको यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाएं या ना दिखाएं। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अलाइनमेंट, द वे लाइंस ऑफ टेक्स्ट आर अरेंज्ड, फुल, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। जो हमारा अलाइनमेंट होता है वो क्या करता है, हमारी लाइंस को, जो टेक्स्ट की लाइंस होती है उसको अरेंज करता है। कैसे अरेंज करता है, या तो लेफ्ट साइड पे ले जाएगा या राइट साइड पे ले जाएगा या फिर सेंटर में रख देगा। तो दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की इंट्रोडक्शन लिखा है, बीच में लिखा हुआ है, और सारी चीजें लेफ्ट में लिखी हैं, डेट है वो राइट साइड में लिखी हुई है, ठीक है, आपका नेम है वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। तो ये किसके थ्रू लिखते हैं हम लोग, अलाइनमेंट के थ्रू हम लोग करते हैं कि हम अपने वर्ड जो है, अपने डॉक्यूमेंट है, अपना जो टेक्स्ट है उसको अलाइन कर देते हैं दूसरी साइड में, कि हम इसको राइट अलाइन कर दें या लेफ्ट अलाइन कर दें या सेंटर अलाइन कर दें। फिर आता है फुल जस्टिफाइड। लाइंस ऑफ टेक्स्ट आर बोथ लेफ्ट एंड राइट अलाइन। देखो जो फुल जस्टिफाइड होता है ये क्या करता है, राइट और लेफ्ट अलाइन को, जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको सेट करता है, वो उसको जस्टिफाइड करता है कि हाँ ये प्रॉपर इसका स्पेस है, ये प्रॉपर इसकी जगह है, इसको यहाँ पे रहना चाहिए। तो वो उसको क्या करता है, जस्टिफाइड कर देता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेफ्ट जस्टिफिकेशन। अलाइनमेंट दैट अलाउज अ डॉक्यूमेंट्स टू हैव इवन लेफ्ट साइड। क्लियर होना चाहिए वर्ड से। लेफ्ट जस्टिफिकेशन मतलब जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का जो भी हमारा वर्ड्स लिखा हुआ है वो क्या करता है, लेफ्ट साइड में उसको जस्टिफाई करता है। राइट जस्टिफिकेशन उसी हमारे वर्ड्स को राइट साइड में जस्टिफाइड करता है। सेंटर जस्टिफिकेशन उसको बीच में कर देता है। अब ये सारे जो प्रैक्टिकल होंगे तभी हम उसको और क्लियर कर पाएंगे। देखो ये थ्योरी हम पढ़ के ये तो बता सकते हैं कि अलाइनमेंट का यूज क्या होता है, जस्टिफिकेशन का यूज क्या होता है, ठीक है, और कैसे जस्टिफाई होता है, बट जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हम उसको सही से समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये चीज सबसे ज्यादा क्लियर होनी चाहिए कि हमें इसका प्रैक्टिकल भी कहीं ना कहीं करना रहेगा, तो उससे हमें चीजें क्लियर होती जाएंगी। फिर आता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। मीन्स जिसमें हम लोग बॉर्डर, बुलेटेड लिस्ट, हैंगिंग इंडेंट और इंडेंट वगैरह यूज कर सकते हैं। बॉर्डर क्या हो गया, अ फ्रेम दैट सराउंड पिक्चर्स और टेक्स्ट। एक तरीके की लाइन साइड साइड में वो क्या करता है, क्रिएट कर देता है। बॉर्डर सभी को क्लियर है, बॉर्डर क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जो साइड कॉर्नर्स होते हैं उसको कवर करना ही हमारा बॉर्डर कहलाता है, ठीक है। तो अ फ्रेम दैट सराउंड्स पिक्चर और टेक्स्ट, क्लियर है। बुलेटेड लिस्ट, अ लिस्ट ऑफ की पॉइंट्स ईच प्रोसेस्ड बाय असेंबल फॉर एम्फेसिस। अब देखो नीचे मैंने लिखा हुआ हैंगिंग इंडेंट, ऑल लाइंस एक्सेप्ट द लाइन एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन आर इंडेंट, और उसके नीचे तो कोई पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट डॉट लगा हुआ है और यूज इन सिटिंग रेफरेंस। ये क्या है, दैट इज कॉल्ड बुलेट। क्या हम अपने कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट्स को जब हमें शो करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, बुलेट्स का यूज करते हैं। जहां पे डॉट्स का यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 यूज कर सकते हैं हम लोग, नंबर्स यूज करते हैं, ABCD का भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें किस में आती है, बुलेट्स में आती हैं। कि हम अपने पर्टिकुलर पॉइंट्स को जब हमें किसी को शो करना होता है तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं, बुलेट्स को यूज करते हैं। फिर हैंगिंग इंडेंट, ऑल लाइंस एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन आर इंडेंट। सारी लाइंस इंडेंट हो जाएंगी किसको छोड़ के, फर्स्ट लाइन को छोड़ के, ठीक है। इंडेंट क्या है, इनसेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम वन ऑफ द मार्जिन्स। मीन्स हमारी क्या कहता है, मार्जिन्स को कवर करता है। मार्जिन क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट है एक बहुत बड़ा, ठीक है, उसमें आप देखते होंगे कभी लेफ्ट साइड कुछ छोटा होता है, राइट साइड कुछ छोटा होता है, अबव में कुछ छोटा होता है, बिलो में कुछ छोटा है। ये कुछ मार्जिन दिए होते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स पे। ऐसा तो नहीं होता कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट क्या होता है,
कहीं पे भी कुछ भी लिख दो, पूरा एक उसका सेट बना होता है ना हमारे पेज का, कि ये लाइंस हमारी इतनी ही जगह पे इसी लाइन पे ही चलेगी, इससे इधर लेफ्ट करेक्टर नहीं जाएगा, इससे राइट करेक्टर नहीं जाएगा, इस तरीके का एक मार्जिन सेट होता है। ये सब आप प्रैक्टिकल करेंगे या मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा मार्जिन क्या होते हैं, ठीक है, इंडेंट क्या होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए आज की क्लास में। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की जो क्लास होगी वो हम कर लेंगे, ठीक है, इसी के आगे का। बट आगे होने से पहले ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, इसको आप कहीं ना कहीं रिवाइज कर लीजिए, कहीं ना कहीं आप उसको नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। राजा बाबू, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन है आपका पूछ सकते हैं मुझसे, जो चीजें ना समझ में आई हो। कोई क्वेश्चन है आपका? क्योंकि आज की क्लास इतनी ही रहेगी, आज की क्लास हम ओवर करते हैं, क्योंकि हम एक ही दिन में सारी चीजें नहीं पढ़ा सकते, और हम जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, तभी हमें क्लियर होएगा। अगर हम एक बार में ही बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, तो सब चीजें क्या होंगी, बाउंस होती जाएंगी और हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आज हम लोगों ने फॉर्मेटिंग पढ़ ली है, कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, ठीक है, कैसे होती है, फॉन्ट क्या होते हैं, बुलेट्स क्या होते हैं, अलाइनमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज हमने पढ़ ली हैं। तो कोई डाउट, कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है आपका? चलो ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कल से। तो इतनी चीजें आप क्लियर कर लीजिए और इतनी चीजें कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि मैं कल अगर पूछूं तो आप मुझे बता सकें, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, और अच्छे से इसको पढ़ना, और फिर हम आगे इसके बारे में कल से डिस्कस करेंगे। और जितनी भी क्लासेस इससे पहले हुई हैं, ठीक है, नॉर्मल बेसिक्स की, फंडामेंटल्स की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप सारी क्लासेस देख लो, उसकी सारी पीपीटीज भी पड़ी हुई हैं, वो आप देख लीजिए, जिससे आपको कोई भी चीजें डाउट रह गई हो, कुछ भी पूछना रह गया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो बाय, फिर मिलते हैं कल।